बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े फर्क से शिकस्त दी है। कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। अध्यक्ष के चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े थे। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता पार्टी का अध्यक्ष बना है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़गे की जीत का खूब जश्न मनाया गया। खड़गे के समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ उनकी जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद खड़गे से मिलने कांग्रेस के कई दिग्गज लीडर पहुंचे। खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े शशि थरूर ने भी उन्हें जीत की बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में। जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था, हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है। और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शशि थरूर ने खड़गे की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ा सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो खड़गे के लिए आगे भी सफलता की कामना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। उनकी उम्र 80 साल है और कई दशकों से वो सक्रिय राजनीति में हैं। खड़गे को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। खड़गे कर्नाटक के बिदर से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचकर उनको जीत की बधाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष भारत की लोकतांत्रिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका विशाल अनुभव और वैचारिक प्रतिबद्धता पार्टी की अच्छी सेवा करेगी। राहुल गांधी ने पार्टी में अपनी भूमिका पर बात करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ये मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि मेरी भूमिका क्या रहेगी। We are also the only political party that has an election commission inside it, with a, you can say, a TN Session type of person. I've worked with Mistry ji. Mistry ji is absolutely straightforward, solid person. Whatever issues are felt, they will be obviously addressed to the Election Commission, and the Election Commission will take a decision on whether there were irregularities or not. What I'd like to reiterate is the Congress party has an institutional framework to do this, and we are very capable of doing this. And we are the only party that has such a framework. आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिया गया था, अब सरकार ने जुर्माने का भी ऐलान कर दिया। अगर दिल्ली में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने
कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पटाखों का खरीदना और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सजा भी होगी। वहीं जो भी पटाखों की स्टोरेज करेगा, उनकी बिक्री में शामिल होगा, उन पर भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। अभी के लिए ये प्रतिबंध प्रभावी रूप से काम कर सके, इसलिए 408 टीमें बना दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस ने 210 टीमें बना दी हैं। आयकर विभाग ने भी 165 टीमें बनाई हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी 33 टीमें तैनात रहेंगी। गोपाल राय ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, इसलिए जलाओ पटाखे नहीं मुहिम छेड़ी जाएगी। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाने वाले इमरान मसूद ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर मायावती की बसपा का दामन थाम लिया है। इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से मुलाकात की और बाहर आने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला या नहीं, ये सभी जानते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 शुरू होने से पहले ही इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर सपा का हाथ थामा था, लेकिन अब वो फिर से बसपा में शामिल हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्टोर रूम में 25 लाख कॉपियां सड़ रही हैं। ये कॉपियां कई सेशन की हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर किसी परीक्षार्थी ने रेवोल्यूशंस की मांग की तो जांच के लिए कॉपी कहां से आएगी? स्टोर रूम में नई ओएमआर शीट भी है। स्टोर रूम के अंदर पानी आने से कॉपियां और ओएमआर शीट सड़ने लगी हैं। बारिश की वजह से कई बार पानी अंदर चला जाता है, जिससे कॉपियां गल जा रही हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का अलग ही तर्क है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि रिजल्ट जारी होने के 3 साल बाद कॉपियों की नीलामी होती है, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। वहीं ओएमआर शीट के बारे में उन्होंने कहा कि ये शीट एक ही परीक्षा में इस्तेमाल होते हैं और अब ये बेकार हो चुके हैं। 3 साल तक कॉपियों को संभाल के रखना है, उसके बाद उसको रद्दी के भाव में टेंडर करके बेच दिया जाता है। तो 2 बार टेंडर भी हुआ, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो बिकी नहीं है। वो रद्दी कॉपियाँ किसी खास परीक्षा के लिए जो ओएमआर छपता है, तो अगर 1 लाख बच्चों की परीक्षा है तो 10% ज़्यादा ओएमआर छपाना पड़ता है, और उस पर चूंकि डेट, परीक्षा का ईयर, सेशन सब कुछ प्रिंट होता है, इसलिए वो दूसरी परीक्षा में उसका उपयोग नहीं हो सकता है, तो वो रद्दी हो जाता है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने टारगेट किलिंग पर अफसोस का इजहार किया। सीएनएन के आनंद नरसिम्हन से बातचीत करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदू ही नहीं बल्कि कई मुसलमानों को भी इस तरह मारा गया। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे की कोशिश आखिरी दम तक जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अनावश्यक रूप से ये सवाल उठाते हैं कि 370 और 35 से जब खत्म हुआ था तो ये आश्वासन दिया गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं अगर आपसे जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को 370 समाप्त हुई, उसके 3 साल पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद के 3 साल के आंकड़ों को आप देखेंगे तो इनोसेंट किलिंग्स या नागरिकों की हत्या में लगभग आधी गिरावट आई है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि शांति खरीदने में हमारा विश्वास नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास है। वही अगला प्रश्न आता है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो गई, नेता कह रहे हैं चुनाव कब कराएंगे, मीडिया पूछ रही है चुनाव कब कराएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जनता क्या चाहती है? जनता एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर थोड़े टाइम के लिए चाहती है, या जनता भी चाहती है कि फिर से नेता आ जाएं और कंट्रोल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चला जाए? इस एक प्रश्न में कई सवाल आपने जी एक एक करके मैं बताता हूं। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। डिलिमिटेशन कमीशन के जो नॉर्म्स हैं, मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। लंबे समय बाद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्म्स के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ है। चुनाव कब होंगे, संसद में ये बात देश के गृह मंत्री जी ने कई बार कही कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। अब काफी पुरानी
वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची। जी। तो जब भी कोई नया चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि नए मतदाताओं का इनरोलमेंट आवश्यक होता है। वो काम चल रहा है। नवंबर तक चुनाव आयोग ने वो समय दिया हुआ है। तो एक बार मुझे लगता है कि मतदाताओं के पुनरीक्षण का, उनके इनरोलमेंट का काम खत्म हो जाए। चुनाव कब होंगे ये तारीख चुनाव आयोग तय करती है, जो एक भारत में संवैधानिक संस्था है और अब तक बहुत बेहतर काम किया है हमारे चुनाव आयोग ने। प्रशासनिक तौर पर जब हमसे सलाह मांगी जाएगी जरूर हम सलाह देंगे, और कानून व्यवस्था या सुरक्षा की स्थिति की दृष्टि से यहां चुनाव आयोग जब भी निर्देश देगा हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ लोगों को जान करके अगर नासमझ बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको समझाया नहीं जा सकता है। किसी की आंख है, नहीं देख रहा है तो उसको कैसे दिखाएंगे? अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ा तो उसको चश्मा लगा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तीसरी बात, जनता क्या चाहती? मुझे लगता है कि मेरा हक नहीं है कि जनता क्या चाहती है इस विषय पर मैं राय रखूं, लेकिन आपसे मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आप आए हैं तो जरा जनता से बात करिए और जनता की क्या राय है ये देश को जरूर बताइए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आज भारत सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत राजौरी जिले का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राजौरी जिले के नौशहरा कस्बे में 34.40 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। साथ ही 12 आदिवासी लोगों के बीच आदिवासी प्रमाण पत्र और 12 ग्रामीणों के बीच भूमि प्रमाण पत्र का वितरण किया। नौशहरा राजौरी में सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात की। आज़ादी के बाद ये पहली बार जल मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और इस जल मंत्रालय के माध्यम से हम देश के 19 करोड़ परिवार को पानी देने जा रहे हैं। अभी लगभग 11 करोड़ परिवार तक हम पानी पहुंचा चुके हैं और 2024 तक हम हर एक परिवार को पानी पहुंचा देंगे। आज यहाँ मैं गांव के लोगों से मिलने आई हूँ और अनेक जगहों पर मेरा कार्यक्रम है। सभी जगह जाकर आम जनता से मिलूंगी और हमारे सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी लूंगी और यहाँ के लोगों की जो दिक्कत है उनकी दिक्कतों को मैं समझने आई हूँ, उनके सुझाव लेने आई हूँ। पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से रोके गए सांसद सिमरनजीत सिंह मान के समर्थन में कश्मीर से आए जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के नेता शाहीन शाही ने कहा कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और सांसद सिमरन मान को रोकना अपनी कमजोरी छिपाने का तरीका है। हमारे बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर में यह नारा ऊंचा किया था कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा दिया है। और दूसरी बात जो आपने कश्मीरी पंडित ब्रदर्स के बारे में कहा, मेरे भाई ने आपको सच कहा, जब वो राहुल भट्ट का वाकया हुआ तो इज़हार हमदर्दी के लिए हम गए। बहुत सारे लोगों ने ये खदशे दिखाए कि शायद इनमें से काफ़ी लोग बीजेपी से मुंसलिक है। उन एलिगेशंस के अलावा भी जब हम वहाँ गए तो हमने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, अमित शाह के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी देखी। हमने बहुत सा गुस्सा देखा कश्मीरी पंडित्स में, क्योंकि आए दिन उनके नाम पर जो ये फिल्में बनाई जाती है, वन साइडेड नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और कश्मीरी पंडित स्टिल अ सफरर एट द एंड ऑफ द। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी बेकसूर कश्मीर में मारा जाता है, जो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, नॉन लोकल लेबर हो, ये सारा कुछ जो है जो मिस्ट्रीज क्रिएट करता है हर एक कश्मीरी के लिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये किसी कश्मीरी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, सबको मिला के चलो, पर अपना धर्म रखो, उसमें जो कर सकते हो करो, पर मुसलमान की मस्जिद उसको मत गिराओ। दरबार साहब के ऊपर फौज के अटैक मत करो, सबको एक समझ के साथ करो। खानकाही बाग पामपुर में बिजली की लाइन गिर जाने की वजह से एक महिला करिश्माती तौर पर बच गई। इस तरह एक दूसरे घटना में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक गाय की मौत हो गई। पामपुर से चाडूरा जाने वाले हाई टेंशन लाइन खराब होने की वजह से इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं। मकामी लोगों यानी स्थानीय और तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद ने इस हादसे का जिम्मेदार बिजली डिपार्टमेंट को करार देते हुए वितरण पर नाली को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। अचानक आई तार लैंड बस तो गाँव पे तो जनाब मोहतरम गाँव रटन अती अमे साथ तो बाबी बचे जबरदस्त बाल बचान तो बे वो
डिपार्टमेंट कम अज कम 3 वरी बनान ये कर तो शिफ्ट यम पोल शहर तो मगर इन कह एक्शन। लाइन जो चल रही है पाँपर से पौधों तक जा रही है, थोड़ी बहुत पुरानी भी है। कल बदकिस्मती से कंडक्टर स्नैप हुआ और इलेक्ट्रिक्यूशन हुई है, तो एक्चुअली हमारा वहाँ स्टेशन भी बन रहा है। ये लाइन उठ ही रही है क्योंकि नुकसान हो गया। हम इनके दुख में बराबर शरीक है। जो कंपनसेशन है वो हम इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश करेंगे। बाकी हमने तहसीलदार साहब से भी बात की है, डिपार्टमेंट का जो कंपनसेशन होगा वो भी हम दे रहे हैं और अपनी तरह से भी उनको हेल्प कर रहे हैं। आज हमने वहाँ का दौरा किया और ये पाया कि वाकई तौर पे बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की नेग्लिजेंस की वजह से बहुत बड़ा हादसा था, किसी हद तक मिरेक्युलसली टल गया। लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी तलाफी के लिए हमने बिजली डिपार्टमेंट को लिखा है कि कॉम्पनसेशन दी जाए। जिस्मानी तौर से कमजोर बच्चों ने आज नौजवान वॉलीबॉल खिलाड़ियों के हमरा आखरन कुलगाम में हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद रफीक वानी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे, जबकि पद्मश्री जावेद अहमद टाक और वॉलीबॉल एसोसिएशन कुलगाम के मेंबर भी यहां मौजूद रहे। बच्चों ने यहां वॉलीबॉल मैच का मजा लिया। इस दौरान रंगीन प्रोग्राम भी देखने को मिले। खुशी की बात यह है कि आज मुझे एक मौका मिला कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं इनके बीच में बैठने का। ये जो स्कूल है बिजबियारा में चलता है, जायद साहब इसका प्रिंसिपल है जो इस स्कूल को चलाते हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जायद साहब की इस इनिशिएटिव से ये बच्चे बिल्कुल हिम्मत रखते हैं कि इनका भी फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा इंशाअल्लाह रहमान। और हमने भी इनके साथ जब इंट्रोडक्शन की तो हमने बोला कि मेरी तरफ से भी जितना सपोर्ट आपको चाहे मैं बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और अपने द्वारा जितना भी सपोर्ट इनको चाहे बिल्कुल भरपूर मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमारा मुद्दा और मकसद एक ही है कि ये जो बच्चे जो है ये ड्रग्स और गलत कामों से दूर रहे, सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। स्पोर्ट्स इवेंट एज वेल एज इंटरेक्शन इवेंट, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज जो इवेंट हुआ ये एक माइलस्टोन हुई कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के इस इतिहास में, हिस्ट्री में। और हमने ये आज फैसला किया है कि हम इन प्रोग्राम्स को आगे भी जारी रखें। अपने जो यहाँ इलाका है इसमें अक्सर ऐसे बच्चे हैं कि जो थोड़ा गरीब घरानों से आते हैं, इस वजह से कि हमने इस इलाके में टूर्नामेंट का आगाज़ किया आज। इसके साथ साथ हमने एक और प्रोग्राम इसके साथ किया जो हमने दूसरे बच्चे वो डिसेबल्ड बच्चे लाए हैं, इनके साथ उनको इंट्रोडक्शन कराया और उनका के लिए हमने ये जो प्रोग्राम रखा उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम दूसरे आशे हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, इस वजह से हमने ये टूर्नामेंट। विकलांग छात्र ट्रस्ट अखनूर की तरफ से बुधवार को म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के सहयोग के साथ कस्बे में स्थित देवी द्वारा मंदिर में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई तथा निःशुल्क दवाइयां हासिल की। जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों की आंखों की जांच की और को आंखों की देखभाल के बारे में जागरूक भी किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो सीमा सड़क संगठन के अथक प्रयासों से सच हुआ। हिस्ट्री टीवी 3 मॉडर्न इंजीनियरिंग की इस नायाब मिसाल से जुड़ी हर जानकारी लेकर आ रहा है मॉडर्न मार्वल अटल टनल में, और इसका प्रीमियर गुरुवार 20 अक्टूबर को रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 3 पर हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री की देखिए एक झलक। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच
इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। मॉडर्न रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। बीआरओ प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे। जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल।